मुन्ना ध्यान दो बेटा सब लोग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा है। ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है जो बच्चों का बेसिक छोटा है हम लोग का एक बार बेसिक फिर से लेंगे। जैसे ही कुछ नया आपके लोग और आ जाएगी बेसिक वापस बताने वाले उसे। बट हमने अब तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें देखी एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। देखो, हम लोगों ने बिजनेस का मीनिंग समझ लिया था आपको अगर ये राइट। बिजनेस में जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना ये भी हमने देखा था। रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ज़रा बताओ तो। विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल बहुत सिंपल था। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रहे तो हम लोग उनको क्या करते थे, डेबिट। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज होते तो हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट। आपका सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करना है, लेकिन सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? बोलो बेटा सब लोग एक साथ। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इनका हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब ये बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, कम होते हैं तो क्रेडिट करना है। यस और नो? अच्छा, बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से, राइट। उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है, लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल्स। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, और इन सब का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा हुआ था, आपको अगर याद आ रहा है, राइट। एक बार ध्यान दीजिए। ओके, आ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ दो बेटा, प्लीज ध्यान। रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या किया था बेटा, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ किया था, लेजर बुक। आता वही अकाउंट, शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद हमने क्या कर लिया था, बैलेंसिंग। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड तो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन उसका नाम क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अपोजिट, क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में, उसका नाम क्या रहेगा, जो साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, जो आप लोगों का जर्नी शुरू हुआ था। ट्रायल बैलेंस क्या है, statement containing the list of all the ledger balances, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जितने भी आपने लेजर बुक में अकाउंट्स बनाए थे वो सारे अकाउंट्स का लिस्ट है बेटा, ट्रायल बैलेंस। उससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारी अकाउंटिंग अर्थमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, यस और नो। और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाया था एक ही बार। इसमें हमने देखा था बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो रहा है, कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग। नेट प्रॉफिट नेट लॉस है तो पीएनएल अकाउंट। और बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन कहाँ से समझ में आएगी, बैलेंस शीट। यस और नो? लेकिन अब रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या होता है मुन्ना, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले
आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है। सर जैसे क्या? ध्यान से सुन। ट्रायल बैलेंस तो बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे पता चला, अरे यार क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो दिया ही नहीं। सर कैसे नहीं दिया? ट्रायल बैलेंस बन गया होगा तो दे दिया होगा ना। नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का कभी अकाउंट बनाते थोड़ी है। आज तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारी एंट्री पास की, कभी किसी ने क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट देखा? तो जब क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ही नहीं बनाया तो क्या वो लेजर बुक में आया होगा क्या? और जब क्लोजिंग स्टॉक लेजर बुक में ही नहीं आया तो उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आया होगा क्या? और जब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में बैलेंस ही नहीं आया तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट अभी तक हुआ है क्या? नो। इसीलिए हमें काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि ट्रायल बैलेंस तो बन गया बट क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं है, अब करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अब करना होगा। ध्यान से सुनना। तो आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी रहती है कि क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों के पास में जो है वो 5,000 रुपये का पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? अनसोल्ड गुड्स या अनयूज्ड रॉ मटेरियल, या आसान भाषा में हमने माल खरीदा था ड्यूरिंग द पीरियड 100 क्वांटिटी, ड्यूरिंग द पीरियड माल बेचा 80 क्वांटिटी, बोलो कितना पड़ा है अभी भी गोडाउन में? 20। बस वही तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी होती है जिसका अकाउंटिंग इफेक्ट अभी तक दिया नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग बचपन में डर के मारे या प्यार से एडजस्टमेंट बोलते थे। सो एडजस्टमेंट इज नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। एडजस्टमेंट से क्या है? और कुछ नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका इफेक्ट अभी तक हमने दिया नहीं है, अब देना होगा। तो अब इफेक्ट कैसे दो? टाइम मशीन में बैठ के क्या पीछे जाऊँ क्या मैं रिकॉर्ड करने के लिए? पीछे जा सकते हैं क्या? नो। वापस पीछे तो नहीं जा सकता ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देने। पीछे तो नहीं जा सकते, एक काम करो आगे जाओ। ट्रायल बैलेंस के बाद आगे क्या है? फाइनल। इसीलिए मजबूरी का नाम हम लोगों को आगे इफेक्ट देना है। कहाँ पे? फाइनल अकाउंट में। वरना माँ कसम इसका इफेक्ट कहाँ देने वाला था? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो क्या करो? रिकॉर्ड करो। सही है ना? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो क्या करो? रिकॉर्ड करो। लेकिन अब रिकॉर्ड कैसे कर सकता हूँ? हम तो यहाँ खड़े हैं। बोलो पीछे जाके रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? और पीछे जाके रिकॉर्ड किया भी तो पोस्टिंग चेंज, बैलेंसिंग चेंज, ट्रायल बैलेंस चेंज, सब चेंज करना पड़ेगा। पॉसिबल है क्या? यस और नो? इसलिए पीछे नहीं जा सकते तो कहाँ जाओ? आगे जाओ। आगे क्या है? फाइनल अकाउंट। आगे क्या है बेटा? फाइनल अकाउंट। इसीलिए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी अकाउंटिंग अभी तक पेंडिंग है, हम लोग उनको प्यार से एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। सो एडजस्टमेंट्स आर नथिंग, और कुछ नहीं है बट क्या है? इज एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका इफेक्ट हमने अभी तक नहीं दिया है, बस उन्हीं को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। सर और भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है क्या? सैकड़ों एडजस्टमेंट हो सकती है। बस हमें क्या देना है? उनका इफेक्ट देना है। और अकाउंटिंग में कितने इफेक्ट होते हैं? दो। डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। हाँ, वो दो इफेक्ट दो से ज्यादा अकाउंट में जा सकते हैं, लेकिन इफेक्ट कितने रहेंगे? दो ही। हो सकता है कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट के डेबिट में गया, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। डेबिट इफेक्ट कितने अकाउंट में गए? कैश और डिस्काउंट। और क्रेडिट इफेक्ट सेल्स में। लेकिन इफेक्ट तो दो ही है ना, डेबिट और क्रेडिट। सो इन सारे एडजस्टमेंट्स का मुझे दो इफेक्ट देना है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। कहां दो? पीछे जाओ या आगे? आगे। आगे क्या है? फाइनल अकाउंट। इसीलिए एडजस्टमेंट्स के हम लोग फाइनल अकाउंट में दो इफेक्ट। वरना मैं क्या करने वाला था? उनको रिकॉर्ड करने वाला था। यस और नो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, देखो ध्यान से देखना है ना, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। जैसे कि देखो बेटा, ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल। बरोबर है। इसका पोस्टिंग बता दो तो, इसमें और कैपिटल में। तो प्लीज, कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। उसके बाद माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज, और परचेज के डेबिट में उसके बाद सैलरी दिया, सैलरी टू कैश, सैलरी के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय सेल। बरोबर, ध्यान से सुन। और एक कंप्यूटर परचेज कर ली, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, उधारी में लिया, किसे लिया, बाहुबली से। तो एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट और एक बनेगा बाहुबली अकाउंट। कंप्यूटर के डेबिट में टू बाहुबली, और बाहुबली के क्रेडिट में बाय कम। बरोबर, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम खत्म हो गया, लेजर पोस्टिंग। तीसरा काम भी खत्म कर रहा हूँ, बैलेंसिंग। चलो फटाफट से बैलेंस करके बताओ बेटा मुझे एक बार। हाँ, 25 आया, 75 आया। इस 75 का नाम क्या है, डेबिट बैलेंस। इसका नाम क्या है, ओ होशियार। हाँ हाँ, 32। हाँ हाँ। तो ये भी हो गया, बैलेंसिंग भी कर। बैलेंसिंग के बाद क्या करते हैं, अगला कलम ट्रायल बैलेंस, सारे डेबिट बैलेंस। और ये कौन कौन से लेजर बनाए थे जरा बताओ। कैश, कैपिटल, परचेस, सैलरी। कैश, कैपिटल, बोलो, परचेस, सैलरी, कंप्यूटर और बाहुबली। कैश का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिख दूं क्या डेबिट में। कैपिटल का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। परचेस का, सैलरी का, कंप्यूटर का, बाहुबली का। बरोबर। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, छूट गई। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था मेरे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चली कब, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मेरे पास स्टॉक बचा पड़ा था 20 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक का पड़ा था 20 का। अब क्या करूँ इस क्लोजिंग स्टॉक का, बताओ, बोलो। दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। अच्छा, रुको, आपको पहले ये बता देता हूँ। ये है आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, ये है आप लोगों का P&L अकाउंट, ये है आप लोगों की बैलेंस। ठीक है, बोलो कैश कहाँ लिखो, असेट में लिख दिया मैंने। हाँ, अभी लोकेशन वगैरह मत देखना ऐसा। पर कैश तो हम बचपन से, हमारे टीचर ने बताया था, नीचे बैलेंस शीट में। ठीक है, वो लिक्विडिटी अप्रोच है, मैं परमानेंट अप्रोच से बना रहा हूँ, देखेंगे आप। उसके बाद कैपिटल कहाँ लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया एक बार का। परचेस कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया एक बार का। सैलरी कहाँ लिखते हैं, कंप्यूटर, एसेट है ना, बाहुबली क्रेडिटर है ना।
और आप बचपन में ऐसे करते थे। सेल्स कहाँ लिखा? सेल्स नहीं लिखा है क्या हमने? ओ हो, सेल हुआ ही नहीं, पूरा माल ऐसे ही बचा हुआ है। तो क्या आ गया आपके पास? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कहाँ आएगा पे? बोलो फिर क्या आया? नेट लॉस। नेट लॉस माइनस कर दूं क्या? आउटर कॉलम में क्या आया? 100 और 75, 170। बरोबर है। अभी ऐसे कुछ आपने किया था। अभी ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है कितने का? 20 का। इतना मैंने खरीदा, कुछ बेचा ही नहीं। अब साल के आखिरी में मुझे पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, अरे कुछ चीज़ों का तो इफेक्ट देना ही भूल गए। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्या करूँ? पीछे तो जा नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, अब मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक का। बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कैसे दूँ? हाँ बोलो मुन्ना। ट्रेडिंग अकाउंट के क्यों रे बेटा? बोलो कहाँ देंगे मैडम, आप बताओ। बताएंगे। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट का क्यों? पता नहीं। बचपन। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये बताओ? नॉमिनल। क्लोजिंग स्टॉक तो रियल है। गलत है। क्लोजिंग स्टॉक असेट है ना? तो रियल अकाउंट आप नॉमिनल में क्यों लिख रहे हो? बोलो। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्लोजिंग स्टॉक रियल है ना, असेट है ना वो? नहीं नहीं सर, वो नॉमिनल ही है, तो बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हो? कोई बच्चा मुझे जो ठीक से बता पाए एकदम अच्छे से। यस वेरी गुड, ये लास्ट में जो बच्ची है। हाँ बोलो बेटा। आपने ऐसा किया ना? अब बोल दो। ट्राई करो। हाँ। कौन बताएगा? तुम बोलोगे? बोलो। और कोई? और ज़्यादा अच्छे से? कौन बच्चा ट्राई करेगा? करो करो। चीज़ की। हाँ तू बोल मुन्ना। आ गया। अरे यार, एक बच्चा देखो, कल वो अपसेंट था ना 10 दिन के लिए, कहाँ गया वो मूर्ख? क्यों रे? तू था इस कॉन्सेप्ट के समय, बोल। मैं फोन लगा था, पप्पा का नंबर दे मेरे को तेरे अभी। यहीं से फोन लगा। क्यों होगा बता? आज जवाब नहीं आया। कौन बच्चा और ट्राई कर सकता है? एनीबॉडी? अच्छा आपको समझ में आया ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? गलत हुआ तो हाँ बोलो बोलो। ओके। मज़ा नहीं आ रहा है का भी। आंसर मुझे कैसा चाहिए? ध्यान से सुनना। ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है ये तो हर एक बच्चा जानता है, ये क्या है? असेट। मैंने बस सिंपल सा इतना सा सवाल पूछा, ये असेट होने के बावजूद भी ट्रेडिंग जो नॉमिनल अकाउंट में है, इसको हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? ये आप लोगों ने बचपन से लर्न करके रख लिया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे दे देना है। दो इफेक्ट देते हैं ना हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था बेसिक में, बट वापस एक बार ध्यान से सुन लेना। एक कॉन्सेप्ट था, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट का कहना था, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द, ध्यान दो, अब जो बच्चों को नहीं आया मैं वापस पूछूंगा। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द
रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड, राइट। बचपन में कॉन्सेप्ट था, ऐसे मत देखो क्वेश्चन मार्क की तरह, 11वीं कक्षा में था ये। अगर अभी भी यकीन नहीं तो वो जो हरे कलर की बुक होती थी ना 11वीं की, 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स की, पुस्तक पालन एंड लेखा कर्मा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके अंदर में देखना ये कॉन्सेप्ट है। आपके 11 के कॉन्सेप्ट आपने बोलना सर पढ़ाए। तो एक कॉन्सेप्ट था रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का कहना था एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। इसका मतलब ये होता है, मान लो, ध्यान से सुनना, आपको समझाने के लिए फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस बार मैं क्वांटिटी में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। मान लो मैंने स्प्रेड में 10 आम खरीदे, आम समझते हो ना, 10 आम खरीदे, क्वांटिटी खरीदी 10। बोलो बेचा कितना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 6 आम बेच दिए। कितना क्वांटिटी सेल किया, 6। बोलो रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है, बट एक्सपेंस कितने क्वांटिटी का दिखा दिया आपने डेबिट में। अरे रे, रेवेन्यू में कॉन्सेप्ट ना रहा, बोल रहा है आप रेवेन्यू दिखा रहे हो 6 क्वांटिटी, खर्चा दिखा रहे हो 10 क्वांटिटी, ये ना चले। जब रेवेन्यू 6 क्वांटिटी का है तो एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर। तो गलत बात है ना, तुम इस पीरियड में रेवेन्यू दिखा रहे हो 6 क्वांटिटी, तो खर्चा भी करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली 6 क्वांटिटी, खर्चा क्यों 10 का दिखा रहे हो, तो गलत बात है। ट्रेडिंग अकाउंट की कमर टूट जाएगी। इनकम दिखाते समय 6 क्वांटिटी का इनकम दिखा रहे हो और खर्चा दिखाते समय 10 क्वांटिटी का दिखा रहे हो, ये टोटली गलत है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो। मतलब यहाँ पे फिर क्या करें अब, सर इनकम ज़्यादा दिखा देते। ये अगर मेरे बस में रहता तो ये कोचिंग क्लास में क्यों आता रोज़ में पढ़ाने। सेल अगर मैं मेरे हिसाब से प्लस कर सकता था तो यहाँ क्यों आता, मैं भी आम बेचता, 1 करोड़ के आम खरीद लेता और 1 करोड़ का सेल। सेल हमारे हाथ में है क्या, राह चलते लोगों को थोड़ी ना बोल पाएंगे मेरा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, प्लीज़ 4 आम खरीद ले, क्योंकि मैंने 10 खरीद लिए थे, यही सेल हुआ अभी तक, 4 और खरीद लो प्लीज़। पॉसिबल है क्या। तो सेल तो ज़बरदस्ती बढ़ा नहीं सकते, तो मैचिंग मैचिंग करना है तो एक काम करो, परचेस ही कम, तो परचेस को कम करो। बोलो कितने से कम करना है परचेस को, कम करना है तो अपोजिट में लिख दो क्या, बस यही तो 4 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इज एन एडजस्टमेंट, इसका हो रहा है ऑफ परचेस। क्यों क्यों, सिंस रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो हमने रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते परचेस को एडजस्ट कर दिया, बरोबर है। yes और ये 4 आइटम इस पीरियड में सेल नहीं हुआ, बोलो कब सेल होगा, शायद विल बी इन नेक्स्ट पीरियड, इन नेक्स्ट पीरियड। मतलब इससे फायदा कब होगा, फ्यूचर में। बचपन में असेट का डेफिनेशन पढ़ा है सभी, असेट यानी एस में भी बेनिफिट, खेल खत्म। ये 4 क्वांटिटी शायद फायदा अगले पीरियड में होने वाला, मतलब ये जो 4 क्वांटिटी हमें फ्यूचर में बेनिफिट, मतलब है 4 क्वांटिटी तुम असेट हो। हम लोग इसका दूसरा हाँ दिखा, यस और करे रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक। ये 4 आम इस पीरियड में नहीं सेल हुए, शायद ये अगले पीरियड में, शायद इससे बेनिफिट फ्यूचर में मिले, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, करे पक्की बात। तो वैसे ही ये मैंने अभी अभी क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की। तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखो, पे और यहाँ पे लिख दिया। और एक इंफॉर्मेशन का पता चला, ध्यान से सुन, और एक इंफॉर्मेशन का पता चला कि सैलरी तो अभी भी देना बाकी है 3 का,
रे रे, सैलरी कितना देना बाकी है? सैलरी रुपए, सैलरी पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग फीस। अब क्या करूँ इसका? एडजस्टमेंट है ना ये भी। पीछे जाकर के एंट्री तो पास नहीं कर सकता, पीछे चला गया। अब एंट्री पास कर रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, ऐसी पास करते थे ना आप एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, अरे 50 बार की आपने, याद आ रहा है क्या? पक्का ना? हार्ट अटैक आएगा मेरे को अगर किसी बच्चे ने बोला सर इसका एंट्री नहीं मालूम, तो जो रेगुलर आ रहा है ना, जो इरेगुलर है पता नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट। चलो ध्यान से सुनना, तो सैलरी टू सैलरी पेएबल पीछे जाकर के एंट्री तो पास नहीं कर सकता हूँ, तो आगे ही फेंक देना। बोलो बाय द वे एंट्री क्या होती थी, अगर होती थी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, बरोबर है? तो बस वही एंट्री अब लिख दो फाइनल अकाउंट में। बोलो सैलरी अकाउंट डेबिट कहाँ जाता है? पीएनएल के डेबिट में। सैलरी बढ़ाऊं ना? अरे एंट्री में आपने क्या बोला? सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को डेबिट किया ने सैलरी को बढ़ाया या कम किया? वेट, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसीलिए ऐड। बचपन से लर्न करके रखा है, आउटस्टैंडिंग है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो, दूसरा लाइबिलिटी में दिखाओ। प्रीपेड है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से लेस करो और दूसरा असेट में दिखाओ। लर्न नहीं करना। एंट्री क्या होती थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब खर्चा बढ़ रहा है, कोई भी एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं मतलब खर्चा बढ़ रहा है। बोला था ना डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का रूल हर जगह काम आएगा। तो एक्सपेंस डेबिट हुआ मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इसलिए मैंने +3 आउटर कॉलम में 8। और दूसरा आउटस्टैंडिंग है, अभी भी देना बाकी है। दे दिया होता तो कैश कम करता, देना बाकी है तो क्या बढ़ा होगा अब? लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी। और एक इंफॉर्मेशन छूट गई सर, रेंट लेना ही बाकी है, रेंट का तो हमने एंट्री नहीं किया। एक टेनेंट है, कल आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, तो हम लोग उससे रेंट लेना ही भूल गए, रेंट का इफेक्ट ही नहीं दिया। रेंट रिसीवेबल है, बरोबर है ना, 100 रुपए का। तो ठीक है अभी कर लेते हैं। बोलो रेंट रिसीवेबल का एंट्री अगर होता था तो क्या करते थे? नो, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट। मिल गया रहता तो कैश टू रेंट, मिलना बाकी है तो रेंट रिसीवेबल टू रेंट। रेंट मेरे लिए इनकम है ना, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। रेंट आने वाला है, आने वाला रेंट है, इनकम बढ़ रही है तो उसे मैं क्रेडिट करूंगा। इनकम को क्रेडिट करते हैं ना हम लोग, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब रेंट रिसीवेबल कहाँ लिखो? असेट है ना, तो रेंट रिसीवेबल आना बाकी, असेट। और टू रेंट, रेंट ये मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में लिखूँ या पीएनएल में? पीएनएल। रेंट 100 रुपये, देखो रेंट कुछ नहीं, एंट्री सोचना है और उसके दो इफेक्ट दे देना। चेक करो तो जरा यहाँ पे अब, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जीरो, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो, नेट प्रॉफिट कितना आया? 92। नेट प्रॉफिट कितना आया? 92, 192, 290, 290। इसमें ट्रायल बैलेंस टैली, एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिए वो भी टैली, तो नया बैलेंस शीट तो टैली होगा ही होगा। कर लो, कुछ था। सो एडजस्टमेंट्स के बारे में आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना? एडजस्टमेंट्स आर एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट अभी तक हमने दिया नहीं है। कुछ बात समझ में आई क्या सबको? पक्की बात? डन। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन करके देता हूँ, आपने बस उसके दो इफेक्ट लिख, कहाँ का, राइट? बता पाओगे क्या? अच्छा, जनरली एडजस्टमेंट कब पता चलती है आपको? ट्रायल बैलेंस के बाद, राइट?
एसी चालू है क्या देखो। हाँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन फॉरएवर। फर्स्ट इफेक्ट, देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। दूसरा, रेंट रिसीवेबल, वेजेस पे, सैलरी, प्रीपेड, रिसीव, उसके बाद स्टैंड, प्रिंटिंग, बाद पेबल, सारी है, बाद वन is received, RECIVD, दो इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक, बता बेटा, एक इफेक्ट पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा बैंक। रेंट रिसीवेबल का इफेक्ट, टू, बट ये साइड, रेंट आने वाला रेंट है ना रे, इनकम है ना। रेंट पेएबल, फॉरवर्ड जिस आंसर, रेंट रिसीवेबल के दो इफेक्ट, लॉजिकल समझ में आया ना आपको हर एक चीज। रेंट रिसीवेबल की एंट्री क्या होती थी, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट, मतलब इनकम बढ़ गया मेरा, और ये रेंट नाम का इनकम कहाँ दिखता है, पीएनएल के क्रेडिट में, सो पीएनएल के क्रेडिट में जाके रेंट में ऐड कर दो, यस और नो। और ये रेंट रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट में। वेजेस पेएबल, बोलो एंट्री क्या होगी, एंट्री सोचना कभी भी। वेजेस पेएबल की एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल। वेजेस डेबिट कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस लिखते हैं, तो ट्रेडिंग के डेबिट के वेजेस में ऐड कर दो, एडेड टू वेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और देना बाकी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी। सैलरी पेएबल, एंट्री क्या करेंगे इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। सैलरी अकाउंट डेबिट का मतलब होता है सैलरी बढ़ रही, खर्चा बढ़ रहा है, कहां पे लिखो, पीएनएल के डेबिट में,
तो पीएनएल के डेबिट में खर्चे को बढ़ा दो, विल बी एडेड टू सैलरी अकाउंट इन पीएनएल डेबिट साइड, और देना बाकी है तो बैलेंस शीट। एडवांस सैलरी एंट्री क्या रहेगी? एंट्री सोचो, एडवांस सैलरी का एंट्री क्या रहेगा? हाँ, एडवांस सैलरी का एंट्री, नहीं नहीं नहीं, एडवांस सैलरी का एंट्री, मैंने एडवांस सैलरी प्रीपेड सैलरी दिया, एंट्री जर्नल एंट्री, प्रीपेड सैलरी टू कैश, एडवांस सैलरी दिया मतलब प्रीपेड सैलरी टू कैश, यस और नो? अब ध्यान से सुना सब लोग, थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट है। मैंने एडवांस में सैलरी दे दिया तो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसका इफेक्ट कैश में चला गया होगा। सर क्यों? अगर कैश में नहीं गया रहता तो यहाँ पे ये भी दिया रहता कि कैश के अंदर में इफेक्ट देना बाकी है। बस यहाँ पे क्या बोला है? सिर्फ इतना बोला है कि जो भी आपने सैलरी दिया है ड्यूरिंग द पीरियड उसमें प्रीपेड सैलरी इतनी है। सर ये नहीं समझा, देखो ध्यान से सुन। ए मुन्ना, देख, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में सैलरी लिखा हुआ था 13,000 और नीचे लिखा हुआ है एडवांस सैलरी 1,000। अब समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनना। हेलो ना, देख बेटा, पीएनएल के डेबिट में सैलरी कितना लिखा हुआ है? मन बड़ा चंचल है आपका, ध्यान दो एक जगह पे वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। बोलो पीएनएल में सैलरी कितनी दी है? 13,000। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है? एडवांस सैलरी 1,000 है। ऊपर जो 13,000 की सैलरी है उसमें 1,000 क्या है? एडवांस है। पर जो 13,000 की सैलरी उसमें 1,000 क्या है? एडवांस है। मतलब वो 1,000 की सैलरी स्प्रेड की नहीं है। सर स्प्रेड की नहीं है मतलब? अरे एडवांस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो पेमेंट करना था वो हमने अभी से दे दिए। रिचार्ज करते हो ना आप प्रीपेड, यूज कब करते हो? फ्यूचर में। पेमेंट कब किया? आज। आप अभी जनवरी मंथ में आपके घर में भाड़े के घर में रह रहे हो रेंट के, आपने आपके लैंडलॉर्ड को फेब और मार्च का भी रेंट दे दिया, तो कैसा रेंट दिया? एडवांस। मतलब आप ड्यू डेट के पहले जब भी किसी को पेमेंट कर देते हो, सेंटेंस में कह रहे हैं वापस सुनना, ड्यू डेट के पहले जब भी किसी को पेमेंट कर देते हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? एडवांस। तो यहां पे भी मैंने एडवांस सैलरी कितनी पे कर दिया ऑलरेडी? 1,000। टोटल सैलरी कितनी पे की ऊपर जो दिख रही है? 13,000। उस 13 में 1,000 एडवांस है, मतलब उस 13 में 1,000 स्प्रेड का नहीं है, मतलब उस 13 में 1,000 फ्यूचर का है। अब स्प्रेड का नहीं है तो स्प्रेड में उसकी आरती उतारू या धक्का मार के बाहर निकालू? यहां से निकालना होगा। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, इस परेड के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी परेड के खर्चे चाहिए, फ्यूचर का। पीएनएल की कमर टूट जाएगी ना, पीएनएल नाराज हो जाएगा, बोलेगा तुम फ्यूचर के खर्चे भी मेरे छाती पे बांध दो, पास्ट के खर्चे भी मेरे छाती पे बांध दो, मतलब मैं मर जाऊं क्या? इस परेड का पीएनएल क्या बोलेगा? मेरे डेबिट में सिर्फ इसी परेड के खर्चे चाहिए, अगले पीरियड के खर्चे के लिए अगले पीरियड का पीएनएल बनेगा उसमें डालो ना, आने वाले 10 साल के खर्चे मेरे अंदर डालोगे क्या? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? मैं अगर आपको आज बोलूं बच्चों आप फाउंडेशन कर रहे हो, आगे जाके इंटर करोगे, फिर फाइनल करोगे, आपकी शादी भी होने वाली है, मेरा तो शादी बनवाने का भी काम है, तो एक काम करो, फाउंडेशन में फाउंडेशन की, इंटर की, फाइनल की, शादी की फीस, और अपने भाई का एक हॉस्पिटल भी है गायनेक है वो, तो वो बच्चे बच्चे का भी सब वो देख लेता है, तो सारे पैसे मुझे आज ही दे दो ना। आप क्या बोलेंगे? वाह सर, फ्यूचर के भी पैसे आज ही ले लो, यानी सारा बर्डन आपके ऊपर आज नहीं आ जाएगा क्या? सर फ्यूचर में जब हम लोग वहां जाएंगे तब फ्यूचर का पेमेंट करेंगे, जब शादी होगी तो आपको शादी का पेमेंट करेंगे, जब बच्चा प्लानिंग हम करेंगे तब आप उसका दे देंगे, अभी से नहीं देने वाले। सीधा सिंपल सा हिसाब क्या है सर? इस परेड में इस परेड की बात करो, खत्म। तो ये जो 13,000 की सैलरी हमने दिया है इसमें 1,000 फ्यूचर की है। सर आपको क्या समझा? लिखा तो है नीचे एडवांस सैलरी 1,000, तो उस 13 में से एक को निकाल के फेंको। निकालना है मतलब प्लस करो या माइनस? तो इसीलिए माइनस एडवांस 1,000, और आउटर कॉलम में कितना दिखा होगा? यहां से तो निकाल दिया, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा, जब भी आप एडवांस में किसी को पेमेंट करते हो तो वो आप लोगों के लिए क्या हो गया? एसेट। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी। कुछ बात समझ में आया क्या? रीजन अगेन रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, इस स्प्रेड में ना करे बाबा,
इस स्प्रेड में ना फ्यूचर से रिलेटेड कोई खर्चा चाहिए ना पास्ट से रिलेटेड, इस स्प्रेड में सिर्फ इसी स्प्रेड का, नो फ्यूचर नो पास्ट। पीओ में एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट स्प्रेड रिलेटेड टू पास्ट स्प्रेड रिलेटेड टू फ्यूचर स्प्रेड। भाई ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, पर यही लॉजिक रहेगा। मतलब आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे इजी एडजस्टमेंट रहेगा सब्सक्रिप्शन का, ये मेरा वादा है। नहीं लगा तो जिस गली से मैं गुजरूं मेरा पुतला जला दे। यस और नो? सबसे इजी एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए? सब्सक्रिप्शन का। बरोबर है क्या? बहुत इजी है, लिखेंगे हम लोग हर चीज। चलो, ये समझ में आया सभी को? तो बताओ एडवांस सैलरी क्या करूं, रिस्पेक्टिव सैलरी से कम कर दूं? क्यों कम करना है? क्योंकि वो इस स्प्रेड का नहीं है, तो पीएनएल से निकालो उसको बाहर। और वो अगले पीरियड का अभी से दे दिया एडवांस प्रीपेड, जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। मैंने जनवरी में मेरे एम्प्लॉय को मार्च का सैलरी दे दिया, तो बताओ वो मार्च के सैलरी का बेनिफिट कब मिलेगा मुझे? मार्च में। और अभी क्या चल रहा है? जनवरी। बेनिफिट कब मिलेगा? मार्च में। बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। खेल खत्म। ऐसी चीज जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, उस चीज को हम लोग असेट बोल देते हैं। इसीलिए तो एडवांस सैलरी को असेट में लिखते हैं। रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी कॉल्ड एज एसेट। यस और नो? तो यहाँ पे लिखता हूँ एडवांस सैलरी रिस्पेक्टिव सैलरी से माइनस करो। यहाँ पे ये पीएनएल के डेबिट साइड से क्या करना है? कम करना है। और कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट के असेट। प्रीपेड वेजेस बोलो बेटा, ये भी प्रीपेड है, लाइक एडवांस सैलरी प्रीपेड वेजेस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से डिडक्ट डिडक्ट फ्रॉम वेजेस और बैलेंस शीट के असेट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, फ्यूचर में मिलने वाला रेंट मेरे टेनेंट ने, भाड़ेकरू ने मुझे आज ही दे दिया। जिस प्रकार से एडवांस एक्सपेंस असेट है, एडवांस इनकम मैंने ड्यू डेट से पहले इनकम ले ली, हो सकता है मुझे वापस करना पड़ जाए, वो डिमांड करेगा तो देना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। तो एडवांस इनकम लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। तुमने तो इनकम में ले लिया, रिस्पेक्टिव इनकम से माइनस करो, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। पीएनएल के क्रेडिट में जो है ना उसमें से माइनस करो, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग देना बाकी है ऐड करो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, और देना बाकी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी ऐड करो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में और बैलेंस शीट के। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे एडवांस रेंट था ना, वैसे ही, जैसे एडवांस रेंट था ना वैसे ही, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। सर इनकम से माइनस क्यों? अरे इंटरेस्ट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला था, जल्दी मिल गया। यस और नो? स्प्रेड का इनकम है क्या वो? नो। वो इनकम कौन से स्प्रेड का है? फ्यूचर का। बोलो स्प्रेड के पीएनएल में या ट्रेडिंग में उसके लिए कोई जगह है क्या? नो। निकाल के फेंको वहां से। और एडवांस इनकम आप लोगों के लिए लायबिलिटी। रेंट पेएबल रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। रिस्पेक्टिव मतलब कौन सा रे? जो खर्चे की बात चल रही, कौन सा? समझ में आ रहे हैं सब? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस और देना बाकी है। एडवांस रेंट तो हो गया ना रे, 7 नंबर का ही था, 7 और 12 सेम है। कुछ था रे इसमें, भले क्या आपको आज जो मैंने बताया 5 से 7%, 5-7 और ध्यान से, बरोबर है। 5-7%, 5-10% मोर देन सफिशियंट। और हम लोग इसके ऊपर और आज का होमवर्क क्या है? अच्छा, कल का भी लेक्चर अब्सेंट मत रहना। कल भी हम लोग एडजस्टमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। कल हम लोग एक्चुअल में एडजस्टमेंट के साथ डील करेंगे। एडजस्टमेंट
होती के एडजस्टमेंट के इफेक्ट कैसे जाते हैं। आज बस हमने उसका एक बेसिक ढांचा देखा कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट का मतलब क्या है ना। आज हमने बस बेसिक बेसिक चीज़ें देखी है। कल एक्चुअल में एक डमी एग्जांपल आपको बताऊंगा, बरोबर है, और उसमें हम लोग हर एक एडजस्टमेंट के फाइनल कैसे क्लियर है। डोंट रोज। अच्छा बच्चों, एक और